जीन पियाजे have you have already heard about Jean Piaget? Jean William Fritz Piaget. Jean William Fritz Piaget gave one word clinical method. What I said? Jean Piaget क्या वर्ड दिया? क्लिनिकल मेथड। ध्यान दीजिएगा इसको। जीन पियाजे ने ये क्लिनिकल मेथड दिया रेफरेंस टू जीन पियाजे। ध्यान दीजिएगा, बुक में क्लिनिकल मेथड और रहेगा लेकिन वो दूसरे के रेफरेंस में रहेगा, लेकिन हम बता रहे हैं क्लिनिकल मेथड रेफरेंस टू जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्लिनिकल मेथड में कहा, क्लिनिकल मेथड मीन्स ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग। लिसन, मैंने कहा ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग। कहने का मतलब क्या है? ओपन एंडेड। एक होता है क्लोज इंडेड। क्लोज इंडेड हुआ यस या नो, ये नहीं करना आपको। क्लिनिकल मेथड में कहा गया कि एक शिक्षक यस या नो में कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल करें आप, जो भी पढ़ाएं आप बच्चों को, तो आप बताएं कि चलो इसके बारे में कुछ जानता है, बताओ, टेल मी, जो भी सीखा है, जो भी सुना है बताओ। दैट इज ओपन इंडेड। उसको खुला रखना है आपको। ये नहीं कि जानते हो कि नहीं जानते हो, यस या नो, ये बहुत कम करना है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने इस मेथड में कहा, वाइडर स्पेक्ट्रम उन्होंने कहा, और मैंने बताया था आपको कि फ्रांस की सरकार जब बच्चे ज्यादा फेल हो गए थे, क्या मैंने कहा कि फ्रांस की सरकार जब वहां की प्राइमरी क्लासेस में, लिसन केयरफुली, बच्चे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेल हो चुके थे, तो वहां की सरकार ने एक इंटेलेक्चुअल कमिटी बैठाई। उस कमिटी में हमारे जीन विलियम फिट्ज पियाजे भी थे, बीने साहब भी थे। तीनों की कमिटी के बाद जो सजेशंस आया वो ये आया कि एक शिक्षक को वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बालकों के रिस्पांस के आधार पे, अधिगमकर्ता छात्र विद्यार्थी के द्वारा जो रिस्पांस आए उसके आधार पे काम करना चाहिए। मतलब कि जब इन्होंने देखा कि बच्चे फेल क्यों हुए, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न का जवाब या रिस्पांस गलत था। इसलिए कहा गया कि आप जो डिसाइड करने जा रहे हो कि बच्चे को हमको ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन, बालक के अनुसार चलना होगा। उसके एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसके मेंटल सेट के आधार पे काम करना होगा। कंक्लूजन मैंने कहा कि एक शिक्षक को बालक के मानसिक स्तर, योग्यता और क्षमता के अनुसार आपका पाठ्य योजना तैयार करना चाहिए। दैट इज ए क्लिनिकल मेथड। तो एक और अभी हम आपको बताते हैं कि समझिए इसको। स्टेटमेंट कहा गया, विच स्टेटमेंट? चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट, चिल्ड्रेन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक। मैंने क्या कहा? हाउ टू थिंक। चिल्ड्रेन मस्ट बी हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। ये नहीं करना है, ये करना है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमको कैसे सोचना है, क्या सोचना है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक है आपका, इसी से संबंधित है जो हमने बात किया। क्या है? हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव
to a school how and why children fail to achieve success in a school performance। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बात यह है कि स्कूल परफॉर्मेंस की सफलता प्राप्त करने में बालक कैसे और क्यों, ध्यान दीजिए, कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, असफल है। यही हमारा आज का टॉपिक है कि बालक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते समय वो क्यों और कैसे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, यही बात करेंगे हम लोग। तो यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, जो हमने कहा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आज जो जरूरत क्यों है, तो सबसे बड़ी बात कि फेल ना हो, हमने कहा ये फेल्यूर की जो वजह है असफल, तो सबसे पहले हम लोगों को करना होगा कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, मेथड्स, या हम लोग कह लें टीचर सेंटर मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो बच्चे असफल हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि हम जो परंपरागत शिक्षण विधियों से जो पढ़ा रहे हैं उसको क्या करें, शिफ्ट करना है। हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। कहां ले जाना है, मॉडर्न टीचिंग मेथड की तरफ ले जाना। सबसे बड़ी बात मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की, या कहें हम लोग इसको चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ध्यान दीजिए यहां पे, तो हमने कहा कि अगर सबसे बड़ा ध्यान देने की बात है कि बच्चे क्यों फेल हो रहे हैं, तो सर्वप्रथम एक शिक्षक को परंपरागत शिक्षण विधियों से कहां आना है, आधुनिक विधियां, जो कहा गया बाल केंद्रित विधि होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने की बात है कि जो हमारा टीचर सेंटर्ड है या परंपरागत जो शिक्षण विधियां थी, यहां पे क्या किया जाता था, नोट कंसिडरेशन अबाउट चिल्ड्रंस एबिलिटी, नीड, कैपेसिटी, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा परंपरागत शिक्षण विधियां थी, ये इस पे कम ध्यान दिया जाता था। किसमें, योग्यता, आवश्यकता, क्षमता और मनोवृत्ति, या कह सकते हैं कि कम ध्यान दिया जाता था। ऐसा नहीं कह सकते कि ध्यान दिया ही नहीं जाता था, ऐसा नहीं है, ध्यान दिया जाता था लेकिन नाम मात्र का। कहने का मतलब क्या है, यहां पे जो है हमारा जो चाइल्ड था वो थोड़ा सा पैसिव होता था और टीचर क्या हो जाता था, यहां पे एक्टिव होता था। यही हमको शिफ्ट जब किया, इसी को बदलना है। हमको क्या करना है, चाइल्ड को कर देना एक्टिव और टीचर यहां पे क्या हो जाएंगे, पैसिव। तो जब ये चिल्ड्रन एक्टिव हो जाएगा तो हमारा जो असफल का रेशियो है वो कम जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हमने कहा कि परंपरागत शिक्षण विधियों में योग्यता और क्षमता का ध्यान कम रखा जाता है, लेकिन जैसे ही चाइल्ड सेंटर अप्रोच आ गया, बाल केंद्रित की बात है यहां पे, बाल केंद्रित, यहां पे क्या कहा गया कि बाल केंद्रित का अभिप्राय कि बालक की योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, रुचि, मनोवृत्ति आदि का ध्यान रखा जाएगा। तो पहला मैंने आपको आंसर दिया, जो क्वेश्चन है आपका यहां पे, कि बच्चे क्यों और कैसे फेल हो रहे हैं, उसका सबसे
पहला आंसर मैंने आपको दिया, क्या करना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल परंपरागत जो शिक्षण विधियां हैं उसको शिफ्ट करके लाना है मॉडर्न में और चाइल्ड सेंटर अप्रोच में, बाल केंद्रित उपागम में, जिसमें बालक को क्या करना है, सक्रिय रखना है। दैट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कोठारी कमीशन ने भी कहा, क्या कहा कि द डेस्टिनी ऑफ इंडिया शेप्ड इन आवर क्लासरूम, कि क्लासरूम में क्या बालक का भविष्य निर्धारित होता है, तो भविष्य निर्धारित होता है, इसलिए इसको सक्रिय रखा जाए। हमने पहली बात बताया कि हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, ये जो हमारा था ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, इसको शिफ्ट करना है मॉडर्न टीचिंग मेथड, या हमने कहा ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड। ये क्या था, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। चलिए दूसरी बात, जो बात हो रही कि बच्चे क्यों और कैसे फेल हो जा रहे हैं, तो दूसरा जो हम लोगों को फोकस करना है, जो ध्यान देने की बात है, वो क्या है कि सबसे बड़ी बात है, खास करके स्कूल परफॉर्मेंस की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहां पे बालकों को ज्यादा से ज्यादा सेंसिस ऑर्गन को डेवलप करना है, ज्ञानेंद्रियों को विकसित करना है। तो अब ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि बच्चे हमारे फेल ना हो, और वो, तो उसके लिए क्या करना होगा, फोकस ऑन यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स, ध्यान दीजिएगा, या कहा गया TLM। कहने का मतलब क्या है यहां पे कि शिक्षण, क्या कहा मैंने, शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक सामग्री का प्रयोग। अब क्या होगा, शिक्षण सहायक सामग्री से अगर आप प्रयोग करके पढ़ाएंगे तो ये जो हमारा डेवलप क्या होगा, डेवलप सेंसेस ऑर्गन, है ना। जैसे केवल ट्रेडिशनल में क्या था, लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि था, वो लेक्चर दिए जा रहा है, तो वहां पे केवल जब हम लेक्चर सुनते हैं तो केवल आई का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो वही बीच में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हो, पाचन तंत्र पढ़ा रहा हो, और उसका पिक्चर डायग्राम बना हुआ हो, तो क्या करेगा, सुनेगा भी और देखेगा भी। तो कहने का मतलब, और ये रिसर्च से भी प्रूफ हुआ है, सिद्ध हुआ है कि जो सुनता है कुछ याद रहेगा, देखता है थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जो सुनता है और देखता है और जो करता है वो सबसे ज्यादा 80-90% वो सीखता है। तो चलिए, हमने दूसरी बात कहा कि हम लोगों को क्या करना होगा, शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग पे ध्यान देना होगा। दूसरी बात जो फोकस करना है वो समझिए, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, टेक केयर ऑफ कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज होता है कि अब ये स्कूल परफॉर्मेंस में बहुत सारे बच्चे आए हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के आए हैं, उसमें डाइवर्सिटी है, विविधता है, तो उसके क्या करना हो कि व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखा जाए, जिसमें हमने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स वेरिएशन और डेविएशन इन ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है कि कुछ बालक जो क्लास में आपके हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा क्लासरूम है, तो कुछ बच्चे जो हैं हमारे, कुछ बच्चे क्या है, हायर अचीवर है, ठीक, और कुछ हमारे क्या है, लोअर है। तो कहने का मतलब ये दोनों को हम लोगों को ध्यान देना है, हायर को भी और लोअर को भी। तो कहने का मतलब हमने तीसरी बात कहा कि क्या करना है, व्यक्तिगत भिन्नता को आपको समझना होगा। देन नेक्स्ट बात हम करें फोकस, वो करें क्या, तो हमने बताया आपको अभी तक शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री
और ये मैंने कहा व्यक्तिगत भिन्नता की बात कहा। अब फोकस और किस किस पॉइंट पे करेंगे ध्यान से समझिए। ये मैंने कहा आपको जो पहले से आप पढ़े हैं उसको ध्यान रखना है। पहला टीचिंग मेथड्स, क्या कहा मैंने, फिर टीचिंग एड्स, और तीसरा मैंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब हम इसको और विस्तृत रूप से वन बाय वन देखें। आप लोगों को आपके सहूलियत के लिए हम कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे वन बाय वन कि और कौन सी बातों को हम लोग ध्यान रखें कि जो हमारा स्कूल परफॉर्मेंस में को अचीव करने में बच्चे कम फेल हो या ना फेल हो, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें सबसे पहला अगर हम बात करें कि आखिर बच्चे क्यों और कैसे फेल हो जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो सबसे बात आएगा पहला पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल, या इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन मतलब क्या हुआ, हिंदी अगर हम बात करें तो इसकी होता है, हिंदी अगर हम बात करें, टालना। मतलब कि जो आज हमको पढ़ना है जिस टॉपिक्स को, या हम अभी पढ़ा रहे हैं और आपको वीडियो देखना है तो इसको टाल रहे हैं, चलो कल देख लेंगे, चलो 1 घंटा के बाद देख लेंगे, दैट इज ए प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं इसको। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो काम हमको करना है उसको आगे अगले समय के लिए, अगले दिन के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, टाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको करना नहीं चाह रहे हैं। तो ये बात हम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात आती है पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल। क्यों? वो हमारा जो समय का जो प्रबंधन है, समझिएगा इसको, समय प्रबंधन कौशल में कमी। सबसे बड़ी बात है कि आप, कहा गया है कि हमारा जो टाइम टेबल है ये जरूरी है। ये टाइम टेबल क्या कहता है कि हमारा ये आइडियल होता है, आदर्श विद्यालय का आदर्श सारणी इसको कहा जाता है। तो कहने का मतलब हम अपने स्टडी हैबिट्स को, पूरा जो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया इसको सुधार करना है, इंप्रूव, इसको क्या करना है, सुधार करना है। और हम लोगों को समय के आधार पे, समय सारणी के आधार पे जो हमने बनाया है, कितना इस समय में ये सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये पढ़ना है। आखिर सोचिए, सोचो थोड़ा कि आखिर क्यों स्कूल में टाइम टेबल बनाया जाता है। रीजन यही है कि वो हम समय के अनुसार कार्य करें। तो हमारा तो कहने का तात्पर्य यहां पे क्या है कि आप टाइम मैनेजमेंट में आप मास्टरी हासिल करिए। जो आप जिस समय में आपने काम डिसाइड किया है उसको आप जरूर करें, ठीक है। लेकिन एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में आई कि स्कूल परफॉर्मेंस में क्यों और कैसे फेल होते तो ठीक है, लेकिन अगर सीटेट में एक टेक्निक बता देते हैं हम आपको, हम क्या बता रहे हैं, टेक्निक, याद रखिएगा कि अगर कहीं पे सवाल आता है ऑप्शंस में कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बच्चे फेल क्यों होते हैं, वो घर पे नहीं पढ़ा, उसने कंटेंट को याद नहीं किया, या विद्यालय ठीक से नहीं पढ़ाया, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उस ऑप्शन में यही होगा कि सिस्टम का दोष है, स्कूल का सिस्टम। ध्यान दीजिएगा इसको, सिस्टम कौन सा, स्कूल। अब ये स्कूल में जितने सारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं वही ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, बच्चे के तरफ से आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान दीजिएगा, मतलब हम कह रहे हैं कि जो आपका जो ऑप्शंस होगा उस ऑप्शंस में क्या करना है, शिक्षक की गलती होगी, ध्यान दीजिए, शिक्षक का गलत होगा, प्राचार्य का यहां पे बात आएगा, प्रबंधन की बात आएगी, ये सब रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि जो बच्चे क्यों और कैसे फेल हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा क्या क्या है, पुअर टाइम मैनेजमेंट।
दूसरा हम लोग देखते हैं एन इनएबिलिटी टू कंप्लीट टास्क। यहां पे क्या है कि कार्य को करने की अयोग्यता, जिसमें यहां बात किया जा रहा है, कार्य करने की अयोग्यता। यहां पे क्या बात है? तो सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि एन इनएबिलिटी टू कंप्लीट टास्क, चाहे वो टास्क कैसा भी हो। क्या ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने कहा कि टास्क हो सकता है डिफिकल्ट हो, तो इसको ध्यान नहीं देना है कि कार्य कितना कठिन है, ये ध्यान नहीं देना है। ध्यान क्या देना है कि मस्ट बी इनकरेज्ड, उसको सबसे ज्यादा प्रोत्साहित करना है, अभिप्रेरित करना है कि वो अपना टास्क को क्या करे, पूरा कर सके, पूरा कर सके, है ना। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ फेल्यूर, तो यहां पे एक और पॉइंट, इसी पॉइंट में अगर आप डिस्कस हो जाए कि लैक ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये दोनों साथ ही साथ आएगा, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ध्यान दीजिएगा, आत्मविश्वास में कमी, आत्मविश्वास में कमी, ये हो गया। और ये क्या है? फियर ऑफ फेल्यूर, असफल, है असफल होने का डर। ठीक है, तो यहां पे बात आ रही है कि क्यों और कैसे फेल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण हो गया कि वो असफल से डर जाते हैं। तो यहां पे शिक्षक का काम यही है कि सबसे बड़ा उसको अभी प्रेरित करने का काम यही है कि हो सकता है एक टर्म में, एक में ऐसा फेल हो जाते, तो वो डराने की बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा शब्द है कि जिससे डर जाता है। तो देखिए, अब जैसे ही असफल से वो डर हुआ तो निश्चित है कि आपका आत्मविश्वास में कमी आ जाएगा, या कहें कि आत्मविश्वास में कमी होगा तो आपको निश्चित है कि क्या होगा कि हम फेल ना हो जाए, डर लगने लगता है। तो हमने क्या कहा, तीसरा पॉइंट है हमारा असफल का डर, तीसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना। आगे देखो, हमने अभी देखा कि बालक एग्जाम के डर से, यानी असफल होने का डर हो जाता है तो आत्मविश्वास में कमी हो जाता है, और आत्मविश्वास में कमी के कारण वो ये डर लगने लगता है कि हम फेल क्यों ना हो जाए, ऐसा उनको डर लगने लगता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखें वो क्या है, लैक ऑफ डिजायर, लगभग वही बात है, इच्छा में कमी, इच्छा में कमी, ये भी एक कारण होता है जो कहा जाए विल पावर। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूं आपको, विल पावर, ये इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। इसमें क्या है कि अगर उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं, पास कर रहे हैं, पढ़ेंगे तो पास करेंगे, पढ़ेंगे तो पास करेंगे, निश्चित है। तो इसलिए यहां पे करना क्या है, कंटेंट्स को, प्रकरणस को ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, ये है लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये आत्मसम्मान की बात कर रहा है, आत्मसम्मान। यहां पे सेल्फ एस्टीम क्या है, यहां पे थोड़ी टीचर्स का भी रोल है, पेरेंट्स का भी रोल है कि वहां पे बच्चे जब डर लगने लगता है उन्हें, या इच्छा में कमी आ जाता है, तो वहां पे शिक्षक और माता पिता या जो हमारे अभिभावक हैं उनको क्या करना है, आत्मसम्मान को जगाना कि चलो और नेक्स्ट टाइम करते हैं, और प्रयास करो, और अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा, इस तरह से हमारा प्रयास होनी चाहिए। देन है लैक ऑफ मोटिवेशन, सबसे बड़ी चीज, अभिप्रेरणा में कमी, अभिप्रेरणा में कमी। तो हमने कहा है आपको कि मोटिवेशन इज ए इंटरनल टर्म, ये आंतरिक होता है कि मोटिवेशन इज ए अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। कि अभिप्रेरणा मैंने कहा कि ये हमेशा आंतरिक होता है, तो शिक्षक और
माता पिता इस तरह से उसे मोटिवेट करे कि वो अंदर से लालसा जगे पढ़ने की, ये जरूरी है। सबसे बड़ा पॉइंट है मोटिवेशन की बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि, रुचि में कमी। अब ये कहा गया कि रुचि इंटरेस्ट क्यों नहीं होती है, यही मैंने याद करिए शुरू का पॉइंट कि अगर वो बालक क्लास में पढ़ रहा है, जो टीचिंग मेथड से, जिस शिक्षण विधि से वो पढ़ा रहा है शिक्षक, वो उसको समझ में ही नहीं आया या ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं, शिक्षण सामग्री का प्रयोग बालक के रुचि को जगाने के लिए और शिक्षण प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पे इंटरेस्ट जगेगा कैसे? बाल केंद्रित शिक्षण विधि से और शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा रुचि को जगा सकता है। लेकिन यहां पे बात क्या कर रहा है कि रुचि में कमी होने के कारण भी बालक फेल हो जाते हैं स्कूल के परफॉर्मेंस में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या है, ध्यान दीजिए, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यहां पे थोड़ी सी क्या है, माता पिता के साथ क्या है, इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, माता पिता के साथ सहभागिता की बात है। यहां पे हिंदी लिख देते हैं आपको, सहभागिता। यहां पे बात यह है कि छोटे बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको उसके होमवर्क्स पे क्या होमवर्क दिया गया है उसको आपको ध्यान देना होगा, समय देना होगा, बच्चे के साथ आपको बैठना होगा। कहने का तात्पर्य कि बच्चे के साथ आपको भी पढ़ना होगा। साधारण से समझिए, आप वहां पे बैठिए तब छोटा बच्चा पढ़ता है। एक और यहां पे जो सबसे बड़ी बात आ रही है निकल के कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में यहां पे माता पिता जो है अशिक्षित होने का भी एक कारण बनता है। अशिक्षित, इलिटरेट होते हैं, तो इसलिए वो होमवर्क में समझ नहीं पाते हैं या बता नहीं पाते हैं, या कहिए कि अवेयर नहीं कर पाते हैं। अवेयर टुवर्ड्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे, एजुकेशन। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में हमने कहा कि शिक्षा के प्रति वो जागरूक नहीं कर पाते हैं कि, या कहिए कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन, ये भी कह सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के मूल्य को अच्छी तरह से वो समझा नहीं पाते हैं। माता पिता की सहभागिता में मैंने कहा कि उसके स्कूल परफॉर्मेंस में, उसके अचीवमेंट में माता पिता की सहभागिता अति आवश्यक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे एक बात और ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे स्कूल परफॉर्मेंस में क्यों फेल हो रहा है। स्कूल परफॉर्मेंस, तो यहां पे अगर हम दूसरी बात देखें तो यहां पे ध्यान देना है, पुअर रीडिंग कंप्रीहेंशन, पठन बोध, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि अगर वो बच्चा का आपको जो शुरू पहले रीडिंग स्किल नहीं है तो उसके वजह से भी वो बच्चे फेल हो जाएं, क्योंकि ये जरूरी है यहाँ पे। तो इसलिए शिक्षक को सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान देने बात है, रीडिंग कंप्रीहेंशन पे भी ध्यान देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन एबिलिटी टू, ध्यान दीजिएगा इसको, स्टडी ट्रेंड्स। यहां पे क्या बात कर रहा है कि इन एबिलिटी टू स्टडी ट्रेंड्स, कि अध्ययन करने की जो न्यू ट्रेंड्स क्या रहे, अध्ययन करने की विधियां, अध्ययन करने की विधि, यहां पे हम बता रहे हैं आपको कि जैसे कि स्टडी ट्रेंड्स में ये बात कर रहा है कि अगर वो बालक पढ़ रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे, ध्यान दीजिएगा कि जो अगले यूनिट टर्म में या हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने की बात है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा, यहां पे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस ऑफ
प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये ध्यान देना है, क्योंकि होता क्या है कि ट्रेंड्स बदलता रहता है, कभी इस पार्ट से कंटेंट सवाल पूछ देता है, कभी इस सवाल से, तो ध्यान रखिएगा सीटेट में भी ऐसा ही होता है, ध्यान दीजिएगा। कभी पेडागोजी से ज्यादा सवाल आता है, कभी कंटेंट से सवाल आता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरी कहा गया, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए सीटेट या जो अभी आपका एस्टेट टीचिंग एस्टेट होने वाला है, तो उसका टीचिंग एप्टीट्यूड में ध्यान दीजिएगा कि अध्ययन करने की जो ट्रेंड्स है, स्टडी जो ट्रेंड्स है, इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण भी ऐसा होता है कि बच्चे को ट्रेंड्स पता नहीं होता है कि क्वेश्चंस कैसा आएंगे, इस वजह से भी बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम अब, इनएबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। यहां पे क्या बात है कि हम अपने ज्ञान को प्रयोग नहीं करना, कहां, डेली लाइफ में। ये जरूरी है कि जब तक सीखे गए ज्ञान को प्रयोग करना नहीं सीखेंगे, उपयोग करना नहीं सीखेंगे, तो निश्चित है कि वो रटा रटाया रह जाएगा। और इसीलिए एनसीएफ में बातें कहा गया, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 में कहा गया है, ऐसे तो 5 पॉइंट्स है, लेकिन एक पॉइंट्स अभी हम चर्चा करेंगे, जो बात आई कि इनएबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज। तो यहां पे कहा गया है कि कनेक्टिंग नॉलेज, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कह रहा हूं, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द क्लासरूम, कि ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। लिसन केयरफुली, एनसीएफ ने कहा कि सीखा गया ज्ञान को या आप जो सिखाते हैं उस ज्ञान का प्रयोग विद्यालय के बाहरी जीवन से होना अति आवश्यक है। ये सारे पॉइंट्स थे कि बच्चे क्यों कैसे फेल हो जाते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि इतना ही है। जैसे मान के चलिए फिजिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा, विद्यालय की बनावट है, रूम की बनावट है, रूम में अंधेरा है, तो उस वजह से भी आवाज नहीं आ पाएंगे। कहने को तो बहुत सारे कारण, या बच्चा भूखा है, हैंगर है वो भी, या और सारे कारण, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सोने का सही का उसको कौशल नहीं पता है, तो ये सारे जो हैं क्या हैं, कारण बनता है जिससे बच्चे असफल हो जाते हैं। धन्यवाद।